हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं DDD यानी कि डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, जो लिखा है जॉन मिल्टन ने। ये मिल्टन का एक ट्रैक्ट है। मिल्टन ने क्यों लिखा, कैसे लिखा, सुनिए ज़रा। किंग चार्ल्स फर्स्ट थे इंग्लैंड में और उनके खिलाफ एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और उस सिविल वॉर में प्यूरिटन्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई। अब अगर आपको प्यूरिटन्स नहीं पता कौन होते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर वीडियो देख कर आइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से देख कर आइए कि प्यूरिटन्स कौन है। तो प्यूरिटन्स ने उस सिविल वॉर में अहम भूमिका निभाई जिसमें जॉन मिल्टन भी शामिल थे और प्यूरिटन्स ने आखिरकार किंग चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया और पार्लियामेंट उनके कब्जे में आ गई। सत्ता प्यूरिटन्स के हाथ में आई। प्यूरिटन्स थे प्रोटेस्टेंट्स, यानी ईसाई धर्म के दो सेक्ट्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक। तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स थे क्योंकि प्यूरिटन्स, तो इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का एक कार्यक्रम चलाया, तो वो उनके हिसाब से सुधार कार्यक्रम था और बहुत सारी चीज़ें ये बदलाव चाहते थे। उनका मतलब ये मानना था कि रोमन कैथोलिक चर्चेस जो हैं उन्होंने सभी इंस्टीट्यूशंस को करप्ट कर दिया है, अब हम उसे सुधारेंगे, उसको रिफॉर्म करेंगे। उन्हीं सारे रिफॉर्मेशंस में एक रिफॉर्म था डाइवोर्स का। उसके बारे में जॉन मिल्टन ने ये ट्रैक्ट लिखा है और डाइवोर्स के मामले में उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर उनका कुछ पर्सनल है मामला, क्योंकि वो खुद अपनी बीवी से तलाक लेना चाहते थे और ले नहीं सकते थे। जी हाँ, उस वक्त क्रिश्चियंस मर्दों और औरतों को तलाक लेने का अधिकार नहीं था धार्मिक रूप से, तो वो यहाँ पर पादरियों को बहुत कोसेंगे और उन्हें बताएंगे कि तलाक दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर आप एक वो मत बना लीजिएगा, अपने एक राय मत बना लीजिएगा कि मिल्टन कितने ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं कि वो तलाक का अधिकार चाहते हैं। मिल्टन प्रोग्रेसिव हैं अपने वक्त के हिसाब से, लेकिन वो इतने प्रोग्रेसिव नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इस ट्रैक्ट में मिल्टन तलाक का अधिकार मांगते तो हैं, लेकिन सिर्फ मर्दों के लिए। वो औरतों को तलाक का अधिकार देने के पक्ष में नहीं नज़र आते। तो बाकी सारी बातें इस ट्रैक्ट में करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये चलिए बाकी डिटेल हम एक्सप्लेनेशन में बताते हैं। मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद। द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, जिसे हम DDD के नाम से भी जानते हैं, एक ट्रैक्ट के रूप में पहली बार अगस्त 1643 में छपा था। इसमें मिल्टन पार्लियामेंट और वेस्टमिंस्टर असेंबली ऑफ डिवाइन्स को एड्रेस करते हैं। पार्लियामेंट आप जानते हैं संसद है, वेस्टमिंस्टर असेंबली ऑफ डिवाइन्स थियोलॉजिस्ट और पार्लियामेंटेरियंस का एक ग्रुप था जिसको चर्च रिफॉर्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस वक्त पार्लियामेंट पॉलिटिकली सबसे पावरफुल थी। ये पावर क्राउन के खिलाफ सिविल वॉर में बगावत करके पार्लियामेंट को मिली थी। पार्लियामेंट में प्यूरिटन पार्टी सत्ता में थी। प्यूरिटन पार्टी ने रोमन कैथोलिक चर्च के रूल्स को ख़त्म कर दिया और किंग चार्ल्स फर्स्ट के पर्सनल रूल को भी ख़त्म किया। जब किंग चार्ल्स फर्स्ट पार्लियामेंट के बिना कोई डिसीज़न लेते थे, उन्हीं को उनके पर्सनल रूल कहते थे। ज़्यादातर प्यूरिटन्स, जिसमें मिल्टन भी शामिल थे, उनके लिए रिफॉर्मेशन का मतलब इंस्टीट्यूशंस को दोबारा उसी तरह बना देना था जैसा वो मिडिल कैथोलिक चर्च के प्रभाव में आने से पहले थे। प्यूरिटन्स का मानना था कि कैथोलिक चर्च ने इंस्टीट्यूशंस को करप्ट कर दिया है। इन सुधारकों यानी रिफॉर्मर्स का मेन एजेंडा था चर्च। चर्च का क्या स्ट्रक्चर होगा, चर्च किस हद तक परिवर्तन टॉलरेट करेगा, चर्च ऑफ इंग्लैंड को पूरी तरह फॉर्म करने के बाद कैनन लॉ बोलते हैं गिरजे का कानून, उसका क्या होगा और कैनन लॉ क्या भूमिका निभाएगा। मिल्टन ने DDD को चर्च रिफॉर्म के प्रपोजल के रूप में प्रस्तुत किया था। मिल्टन ने रिकमेंड किया कि नए चर्च को शादी पर कैनन लॉ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शादी अब चर्च सैक्रमेंट यानी चर्च का संस्कार नहीं मानी जाती। मिल्टन की यह डिमांड सिर्फ इतनी सी नहीं थी। मिल्टन दोनों पक्षों को रीमैरिज का ऑप्शन भी दिलवाना चाहते थे, यानी तलाक का ही अधिकार ना हो, दोबारा शादी करने का भी अधिकार मिलना चाहिए।
मिल्टन तलाक के ग्राउंड्स को भी थोड़ा उदार बनाना चाहते थे, जिसमें इनकम्पैटिबिलिटी भी शामिल थी, यानी अगर आपको अपने पार्टनर में कोई कमी नज़र आए तो आप उससे तलाक ले सकें। मिल्टन चाहते थे कि डाइवोर्स को पब्लिक ज्यूरिसडिक्शन से हटाकर प्राइवेट किया जाए। मिल्टन मानते थे कि चर्च रिफॉर्म आदमी की इज्जत और आदमी की आज़ादी को दोबारा स्थापित करने की एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस है। आदमी पहले ज़्यादा इज्जत और आज़ादी रखता था, लेकिन रीति रिवाजों, पादरियों की निरंकुशता ने आदमी से यह आज़ादी छीन ली। मिल्टन इस मसले पर लिखते हैं, Ye have now, doubtless by the savor and appointment of God, ye have now in your hands a great and populous nation to reform. From what corruption, what blindness in religion ye know well, in what degenerate and fallen spirit from the apprehension of native liberty and true manliness. अपने इस ट्रैक्ट में मिल्टन का सारा ध्यान मैनली डिग्निटी को बचाने के ऊपर है। वह लिखते हैं, फॉर नथिंग नाउ अडेज इज मोर डिजेनरेटली फॉरगॉटन देन द ट्रू डिग्निटी ऑफ मैन, almost in every respect, but especially in this prime institution of matrimony, wherein his native preeminence ought most to shine. मिल्टन आरोप लगाते हैं कि उनके समय में डिग्निटी ऑफ मैन, आदमियों की डिग्निटी ने बहुत सफ़र किया है। इसके लिए मिल्टन प्रिलेट्स यानी धर्माधिकारियों को दोष देते हैं। मिल्टन कहते हैं कि प्रिलेट्स ने आदमियों की सोल और बॉडी को बेच दिया है। किसी भी क्रिश्चियन मर्द के लिए उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़रूरी थी, जो अब नहीं रही। मिल्टन प्रिलेट्स को मैन हेटर्स कहता है। मिल्टन कहता है कि आदमियों से नफ़रत करना एक ज़रूरी चीज़ सी हो गई है। मिल्टन प्रिलेट्स को होर की उपाधि भी देता है। मिल्टन का मानना है कि कैनन लॉ इंग्लिश चर्च का एक और हथियार था जिसे उसने मर्दों के खिलाफ इस्तेमाल किया। मिल्टन मर्दों की डिग्निटी को दोबारा स्थापित यानी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और इसके लिए वो शादी के नियमों में बदलाव चाहते हैं। पहला तो वह तलाक का अधिकार एक्सक्लूसिवली मर्दों के लिए चाहते हैं। दूसरा, उनका मानना है कि शादी एक फ्रेंडशिप की तरह है जिसमें एक मर्द को ज़्यादा अधिकार हैं। मिल्टन डाइवोर्स को लिबरलाइज तो करना चाहते हैं, लेकिन केवल मर्दों के लिए, ना कि औरतों के लिए। मिल्टन का जो ये उत्साह मर्दों की डिग्निटी बनाने के लिए दिखता है, उसमें मिल्टन का पर्सनल इंटरेस्ट भी छिपा है। पार्लियामेंट को एड्रेस करते वक्त इस ट्रैक्ट में मिल्टन लिखते भी हैं कि इसके पीछे मेरा सेल्फ कंसर्नमेंट है। हमें मिल्टन की पहली शादी की ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन बायोग्राफर्स और हिस्टोरियंस के फैक्ट्स पर हम यह कह सकते हैं कि मिल्टन मैरी पवेल के साथ शादी से खुश नहीं थे। 17 साल की मैरी 32 साल के मिल्टन को शादी के 6 या 8 हफ्तों बाद ही छोड़कर अपने पिता के घर चली गई थी। मैरी ने सितंबर 1642 में वापस आने का वादा किया था, लेकिन वह 1645 तक मिल्टन के पास वापस नहीं लौटी थी। उस वक्त के कैनन लॉ के अकॉर्डिंग मिल्टन मैरी से लीगली सेपरेशन तो ले सकते थे, लेकिन तलाक नहीं ले सकते थे। इस लीगल सेपरेशन में ना तो मिल्टन ना मैरी दोबारा शादी कर सकते थे। डाइवोर्स लेने के लिए मिल्टन को यह साबित करना पड़ता कि मिल्टन नपुंसक है या मैरी पवेल बांझ हैं, इन दोनों में से कोई एक बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, या मिल्टन को यह साबित करना पड़ता कि मैरी पवेल का किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर है, या फिर मिल्टन को यह साबित करना पड़ता तलाक लेने के लिए कि मैरी पवेल और मिल्टन ने शादी के बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखा है, यानी उन्होंने अपनी शादी को कॉन्ज्यूमेट नहीं किया है। मिल्टन को डाइवोर्स को लीगल बनाने के लिए चर्च को या कैनन लॉ को यह साबित करना पड़ता कि डाइवोर्स धर्म विरोधी यानी एंटी रिलीजियस नहीं है। इसके लिए वो बाइबल को कोट करते हैं, जिसमें कहा गया है कि औरत को मर्दों का अकेलापन दूर करने के लिए बनाया गया है। अगर कोई औरत इस अकेलेपन को दूर ना कर पाए बल्कि उसे बढ़ा दे, तो मर्द को यह अधिकार होना चाहिए कि वो बीवी की रजामंदी से या उसके खिलाफ जाकर उससे तलाक ले सके। मिल्टन का मानना था कि बाइबल को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बस हमें बाइबल को एक्सप्लेन करते वक्त रैशनैलिटी, चैरिटी और नेचुरलनेस का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोगों ने मिल्टन के इस ट्रैक्ट को नेचुरल लॉज और ईश्वर के खिलाफ माना। प्रेस्बिटेरियंस ने इसके खिलाफ बहुत नेगेटिव आलोचना की, लेकिन कुछ एनोनिमसली मिल्टन के इस ट्रैक्ट का समर्थन भी करते थे।
सो आई होप आपको ये ट्रैक्ट समझ में आ गया है। ओके, 4 काम करिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। बाय, मिलते हैं जल्द।